फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। मैं मनोज सर आपका अपना स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के मॉडल प्रश्न पत्र 2022 से, जो कि कक्षा 12 के ईटीपी विषय के यानी एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में हम लोग उद्यमिता बोलते हैं, उसके कुल 35 बहुविकल्पी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आइए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो क्या है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपको आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला है समझ की शक्ति यानी एबिलिटी टू परसीव। दूसरा है परिवर्तन पर नज़र, इंसाइट इनटू द चेंज। तीसरा है नव प्रवर्तनीय गुण, इनोवेशन क्वालिटी। और लास्ट है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऊपर के तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। एनपीवी मेथड रिलेटेड्स विथ। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। पहला है मुद्रा का समय मूल्य से, दूसरा है मुद्रा का बढ़े हुए मूल्य से, तीसरा है सभी भावी वर्तमान मूल्य से, और चौथा है इनमें से सभी। तो आपको पता होगा इसका क्वेश्चन का आंसर, पहला जो आसान प्रश्न है, मुद्रा का समय मूल्य से, यानी द वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 3 है दीर्घकालीन ऋण पर होता है, लॉन्ग टर्म लोन बियर्स। तो जो दीर्घकालीन ऋण होता है उस पर जो ब्याज की दर होती है वो स्थिर ब्याज दर होता है, यानी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप इसको भी सुने हैं परिवर्तनशील ब्याज दर, यानी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो होता है, जैसे हमारा बाजार में अगर लोन महंगा हो जाए, आरबीआई जो है रेपो रेट को बढ़ा दे, तो इससे क्या होता है, बैंक अपने ब्याज दोनों को बढ़ा देती है। इससे होता है क्या है, जो हमारा ईएमआई कटता था, यानी महीने का जो हमारा लोन था, उसकी जो किस्त थी वो बढ़ती जाएगी। या अगर रेपो रेट घट गया और ब्याज दर घट गया तो हमारा हो सकता है ईएमआई घट भी जाए। लेकिन स्थिर में क्या होता है कि वो आपका स्थिर रहेगा, मार्केट का कोई लेन देन को प्रभाव जो है इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरे का जो है वो ऑप्शन ए है, स्थिर ब्याज दर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बाजार जो है वो घटता बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय, द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स। तो जो चौथा प्रश्न है उसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है, चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, पे बैक पीरियड डील्स विथ लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि या विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, वो करेक्ट है कि विनियोग लागत के लिए लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवरी। तो 5 का जो है बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, अंशदान है, कंट्रीब्यूशन क्या है? तो कंट्रीब्यूशन शायद आपको पता हो, अगर आप पढ़े होंगे तो ये है बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या 7 है, 7 कहता है कि बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड इज आल्सो एज। तो बाजार की जो मांग होती है उसे हम मांग की भविष्यवाणी या डिमांड फॉरकास्टिंग कहा जाता है। जो बाजार की मांग होती है उसको उसकी भविष्यवाणी ही करते हैं, जो उत्पादक होते हैं उसकी भविष्यवाणी करके और अपने वस्तुओं का उत्पादन वे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ है, वेंचर कैपिटल व्यू एज ओरिएंटेड इन। तो ये जो उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ है ये अमेरिका से रिलेटेड है, ये अमेरिका में हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं, नवा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डॉट 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 व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है, डॉट 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 इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है वो जानते हैं किस में होती है,
यानी इनोवेशन में, आविष्कार में। आप नए नए टेक्नोलॉजी, नई नई प्रकार की वस्तुओं का आविष्कार करिए, आपका बिजनेस जो है दिन पर दिन इम्प्रूव होगा, बेहतर होगा और बेहतरीन ढंग से आप चलाएंगे और लाभ को कमाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विनियोजन होता है, प्लानिंग इज। तो प्लानिंग जो होता है अल्पकालीन अवधि यानी शॉर्ट टर्म का भी होता है, मध्यकालीन मिडिल टर्म का भी होता है और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म का। यानी ये इसका जो ऑप्शन डी है, सभी अवधियों के लिए, फॉर ऑल टर्म्स, इन सभी के लिए नियोजन किया जाता है। ठीक है, तो जो हम योजना बनाते हैं वो कई हिस्सों में बांट करके, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ मिडिल टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, परियोजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड। तो परियोजना जो तैयार की जाएगी वो प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, यानी इनमें से सभी के द्वारा, बाई ऑल दिस। तो यानी जो परियोजना होती है, जो प्रोजेक्ट होता है, उसको प्रोमोटर्स भी तैयार करेंगे, मैनेजर भी तैयार करेंगे और एंटरप्रेन्योर्स भी तैयार करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी है 11 का डी, वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चालू आदर्श चालू अनुपात है, आइडियल आइडियल करेंट रेशियो इज। तो जो आइडियल करंट रेशियो है वो आप जानते ही होंगे, ये 2.2 है। ये आप जो है कि अकाउंटेंसी वाले में भी पढ़े होंगे और बीएसटी वाले में भी। तो यदि आप मेरे उस मॉडल सेट को नहीं देखे हैं अकाउंटेंसी और बीएसटी का, तो उसको भी देख लीजिए। उसके मॉडल सेट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो ये जो आदर्श अनुपात होता है ये 2.1 का ही होता है, 2.1 नहीं, सॉरी, 2/1 इसको कहते हैं। 13वां प्रश्न है, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल है। तो जो ज्ञान अर्जन प्रक्रिया है उसमें क्या शामिल है, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो 13वां का जो है ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। यानी इसमें जो है मनोभाव क्यू भी है, संचालन ड्राइव भी है और अनुक्रिया रिस्पॉन्स भी आता है। ये ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रबंध है, मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है, एक कला है, ठीक है, आर्ट है, विज्ञान है, साइंस है, कला और विज्ञान दोनों है, यानी आर्ट एंड साइंस बोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, आर्ट एंड साइंस बोथ। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, यदि आप बीएसटी लिए होंगे तो उसमें भी ये प्रश्न आपको मिलता है और ये प्रश्न बच्चों की जुबान पर रटा रटाया होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है, ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, ये एलन का है। एलन ने नियोजन को परिभाषित किया था इस रूप में। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक परियोजना है, ए प्रोजेक्ट इज। तो एक परियोजना क्या होती है, परियोजना जो होती है गतिविधियों का समूह है। क्या है, गतिविधियों का समूह, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो 16 का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रारंभिक रहतिया है, ओपनिंग स्टॉक इज। तो जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो कोष का प्रयोग है, यानी अप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, 17 का जो है ऑप्शन बी वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट ऑफ और सर्विस। तो जब भी हम किसी उत्पाद या सेवा का चुनाव करेंगे तो हम क्या देखेंगे, उसके लिए हमको देखना होगा इन सभी को, यानी ये जो सभी हैं, प्रतियोगिता, कंपटीशन, उत्पादन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो ऑप्शन है वो गलत है, और लाभ की संभावना, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, यानी इन सभी ऑप्शनों पर हम एक बार जरूर अपना अध्ययन करेंगे। तो 18 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गहन श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूजफुल। तो जो श्रम गहन प्रौद्योगिकी है वो विकासशील देशों हेतु, यानी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये उपयुक्त है, जैसे भारत है, इसके लिए ये पद्धति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत भी जो है विकासशील देशों की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हेल्प इज। तो जो विस्तारीकरण परियोजना होती है वो अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने के लिए, यानी
इन इनकेसिंग एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो 20 का जो है ऑप्शन सी वो करेक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है, यानी मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, प्रबंध एक पेशा है, और ये जो स्टेटमेंट है ये अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन यानी अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक सहायता है, सब्सिडी इज। तो जो सब्सिडी होता है वो क्या होता है, वो रियायत यानी कंसेंसेशन होता है। रियायत कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए, जो कोई भी वस्तु जो होती है, जैसे किसान जो है खाद खरीदता है, मान लीजिए यूरिया की एक बोरी हम खरीदे और उसको हम खरीदे 300 रुपये में। चूँकि हमको वो 300 रुपये में मिल रही है, लेकिन उसकी जो है विक्रय मूल्य या लागत जो है वो अधिक होती है, यानी मान लीजिए वो 700 रुपये है और हमको वो मिल रही है 300 रुपये में, यानी जो 400 रुपये हमको कम देना पड़ रहा है, वो 400 रुपये जो है वही सब्सिडी है जो गवर्नमेंट उस खर्च को उठाती है, जो कि हमारे लिए रियायत है, लेकिन सरकार के लिए एक प्रकार का ये बोझ होता है। ठीक है, तो यानी आर्थिक सहायता क्या है, ये एक प्रकार का रियायत है, कंसेशन, जो गरीबों को या किसी विशेष उद्देश्य को रखते हुए सरकार किसी विशेष क्षेत्र में सब्सिडी देती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज डिपेंड ऑन। तो जो उपक्रम का चुनाव जब हम करेंगे तो हम किस पर निर्भर करेंगे, साहसी की स्वयं की योग्यता, सेल्फ एबिलिटी और एंटरप्रेन्योर। साहसी की जो योग्यता होगी उसी आधार पर हम अपना बिजनेस को स्टेबलाइज करेंगे और उसी को निर्धारित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात निम्न है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट, डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर वेंचर कैपिटल फंड इज। तो इसका ऑप्शन ए है 1.5, 24 का ए 1.5, इसको आप याद रखिएगा, ये रेशियो से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्य पर प्रभाव डालता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट असेसमेंट। तो जो फैक्टर प्रभावित करते हैं वो हैं सूक्ष्म वातावरण यानी माइक्रो एनवायरनमेंट। तो 24 का ऑप्शन ए वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है, प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इनफैक्ट इज। तो जो वर्तमान उत्पादन व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष उत्पादन व्यवस्था के अंतर्गत आता है, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, विपणन व्यवहार है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन। तो जो विपणन व्यवहार है वो लास्ट में किस पर पड़ता है, वो उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है, ऑन कंज्यूमर्स। जो मार्केटिंग का जो खर्च होता है यानी वो लास्ट में जोड़ के हमें ही देना पड़ता है, जैसे जीएसटी है या अन्य टैक्स हैं या फिर जो परिवहन लागत है, जो उत्पादन लागत है, उन सब का खर्चा यानी उत्पादकों की लाभ, थोक व्यापारियों का लाभ, फुटकर व्यापारियों का लाभ, सब कुछ जोड़ जोड़ करके लास्ट में वो कंज्यूमर्स को ही चुकाना पड़ता है। तो 27 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, उपभोक्ताओं पर, ऑन कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्थापना में आसान है, इजी इन फॉर्मेशन इज। ठीक है, तो जो हम किसी भी अगर उद्योग की स्थापना करते हैं तो जो एकाकी व्यापार का स्वरूप होता है, सोल ट्रेडिंग, वो जो है इसका स्थापना आसान होता है, इसका विघटन आसान होता है। यानी एकाकी व्यापार जो एक व्यक्ति के अधीन होता है, एक व्यक्ति उसका स्वामी होता है, वही उसको चलाता है और वो जैसे चाहे उसको चला सकता है और जब मन करे उसको बंद भी कर सकता है। और नीचे के जो दो ऑप्शन हैं यानी साझेदारी है और संयुक्त पूंजी, इसमें थोड़ी सी जटिलता बढ़ती जाती है। सबसे ज़्यादा जटिल ये होता है संयुक्त पूंजी कंपनी, इसको स्थापित करने में और विकसित करने में बड़ा समय लगता है, बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो 28 का जो ए है ऑप्शन है एकाकी व्यापार, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, नग्न ऋणपत्र होते हैं, नेक्ड डिवेंचर इज, नेक्ड वेंचर्स आर। तो जो नग्न ऋण पत्र होते हैं यानी उनको हम बोलते हैं असुरक्षित। यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, यहाँ असुरक्षित होगा और अक्षित लिखा हुआ है। ठीक है, अनसिक्योर्ड। असुरक्षित इसलिए होते हैं क्योंकि इन पर किसी प्रकार की सुरक्षा या प्रतिभूति नहीं होती है, यानी इनका जो है भुगतान
हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सभी प्रकार की देनदारियों या सभी प्रकार की लेनदारियों को करने के बाद ही इस ऐसे ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है। इस वजह से इनको असुरक्षित की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यवसाय का डॉट डॉट भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। द डॉट डॉट ऑफ ए बिजनेस आल्सो डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो व्यवसाय का जो प्रारूप होता है उसको कौन निर्धारित करता है? वो जो है आकार, व्यापार का जो आकार होता है वही व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। यानी अगर हमारा व्यापार मान लीजिए उसका आकार छोटा है तो वो एकाकी प्रकार का होगा, एकाकी। ठीक है, अगर हमारा व्यापार छोटे स्तर का है तो हमारा जो व्यापार का प्रारूप होगा वो एकाकी होगा। व्यापार हमारा थोड़ा सा अगर बड़ा है, जो एक व्यक्ति के अंतर्गत ना आता हो, तो फिर हम साझेदारी की ओर जाएंगे, साझेदारी। और यदि व्यापार बिजनेस उसका जो प्रारूप है वो बहुत बड़ा होगा, उसका आकार तो क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो कंपनी की ओर रुख करेगा। ठीक है, तो आकार जो है वो व्यवसाय के प्रारूप को प्रभावित करता है, निर्धारित करता है। तो 30 का जो है ऑप्शन ए वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स, ये आप जानते होंगे, अकाउंटेंसी में आप इस फॉर्मूले को बहुत देखे होंगे, बहुत याद किए होंगे, बहुत समझे होंगे, तो इसमें आपको बनाने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व जो होता है वही हमारी कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। ठीक है, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। क्वेश्चन नंबर 32 है, आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई? आईडीबीआई स्टेबलाइज्ड इन द ईयर। तो आईडीबीआई बैंक जो है वो 1964 यानी 1964 में इसकी स्थापना की गई। आईडीबीआई जो है इसका पूरा नाम शायद आपको न पता हो या पता भी हो तो मैं इसको बता देता हूँ। आईडीबीआई का जो पूरा नाम है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसको कहा जाता है। तो इसकी स्थापना उद्योगों के विकास के लिए किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ। आप इसको ध्यान रखेंगे, कभी कभी इसका मुख्यालय पूछ देता है। आईडीबीआई का ही एक दूसरा रूप है, वो है सिडबी, जिसको बोलते हैं SIDBI। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी का एक छोटा प्रारूप है सिडबी। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। ये जो है सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता है और इसकी स्थापना उद्योगों के विकास के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन। यानी स्थायी लागत होता क्या है आप जानते होंगे, ऐसी लागत जो उत्पादन की इकाइयों पर निर्भर न हो। जैसे हमारा फैक्ट्री का किराया है, बिजली है, और जो हमारे चौकीदार हैं उनका जो वेतन है वे सब फिक्स होता है, हम चाहे एक भी उत्पादन न करें या बहुत सारे उत्पादन करें। तो जब ये प्रश्न कह रहा है कि स्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है, प्रति इकाई स्थायी लागत कब बढ़ेगी? जब हमारा उत्पादन कम होगा, यानी प्रोडक्शन जब डिक्रीज करेगा। यदि हमारा उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत बढ़ जाए, तो हमारी प्रति इकाई लागत जो है एकदम घट जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, एकीकरण से अभिप्राय। इंटीग्रेशन मीन्स, तो जो एकीकरण होता है वो क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर जान लीजिए। एकीकरण का मतलब होता है आंतरिक एवं बाह्य विस्तार, एक्सपेंडिंग इंटरली एंड एक्सटर्नली। एकीकरण क्या होता है इसको आप समझते हैं, इसमें जो दो व्यापार होते हैं, जो दो क्षेत्र होते हैं, जो दो उद्योग होते हैं, उनको मिला करके एक बना दिया जाता है और उनका जो है आंतरिक और बाह्य विस्तार हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, तो ए और बी दोनों को मिला देंगे तो अब कंपनी हो गई AB। तो उसका जो आंतरिक और बाह्य क्षेत्र है दोनों विस्तृत हो जाता है, यानी दोनों के कर्मचारी, दोनों के जितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं सब कुछ मिल जाएंगे, तो क्या होगा, उसका विस्तार हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य दोनों। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। अंतिम प्रश्न से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट भी करें ताकि पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अच्छे ब्रांड की विशेषता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड आर। तो जो अच्छा ब्रांड होता है वो सूक्ष्म नाम यानी शॉर्ट नेम होना चाहिए, नाम बहुत बड़ा ना हो। दूसरा है स्मरणीय यानी मेमोरेबल, जिसको आसानी से याद रखा जा सके वैसा नाम होना चाहिए। और वो है आकर्षक यानी अट्रैक्टिव,
अपनी ओर खींचने वाला उसमें वो गुण होना चाहिए। तो ये सभी जो है ऑल ऑफ दिस, ये सभी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए एक अच्छे ब्रांड में।